प्यारे दोस्तों, ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड के या माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो छात्र हैं तो उनके लिए मैं हिंदी की जो श्रृंखला शुरू हो रही है तो ये उसका पहला अंक है। तो इसमें जो गद्य खंड है उसका जो पाठ एक आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसका जो पाठ एक है ये है निबंध। गद्य खंड का पाठ एक निबंध राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आप गंभीर शोध दृष्टि वाले साहित्यकार थे। आपने प्राचीन भारतीय इतिहास, साहित्य, संस्कृति एवं महापुरुषों को प्रकाश में लाने का सफल प्रयास किया है। आपका प्रस्तुतिकरण एक नवीनता एवं निजीपन लेकर आता है। आपके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। आपने अपनी उपलब्धियों से हिंदी साहित्य को खूब पुष्ट कर आपने हिंदी की बहुत ही सेवा की है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा निबंध राष्ट्र का स्वरूप। निबंध राष्ट्र का स्वरूप, प्रेम की जुबानी। निबंध राष्ट्र का स्वरूप। निबंधकार ने राष्ट्र के 3 तत्व माने हैं। राष्ट्र की भूमि और उसका भौगोलिक विस्तार, उस भूमि पर रहने वाला मनुष्य और उसकी संस्कृति। दूसरा तत्व उसने माना है जन, वहां पर निवास करने वाले लोग। और तीसरा संस्कृति। इन्हीं 3 तत्वों को समाहित करके उसका जो निबंध का स्वरूप है वही राष्ट्र का स्वरूप है, ऐसा उनका दर्शन है। कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की नींव तभी स्थित होती है जब ये सभी तत्वों का समावेश होता है। इस प्रकार राष्ट्र के 3 तत्वों के विकास और पारस्परिक सामंजस्य के द्वारा ही एक श्रेष्ठ और सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति जागरूक होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहराई तक होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसका सौंदर्य, उसकी उपयोगिता एवं उसकी महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य
माना जाता है। ग्रामों एवं नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य एवं अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया प्रकाश दिखाई देगा। धरती माँ की कोख में जो अपार निधियां भरी हैं, जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, काट काट कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सुसज्जित किया है। हमारे भावी आर्थिक उत्थान के लिए इन सब की जांच पड़ताल अति जरूरी है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़े नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी जरूरी है। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए अपार सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना व स्वागत के नए भाव देश में फैलने चाहिए। देश के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेंगी, तब तक हम सोए हुए रहेंगे। विज्ञान और श्रम दोनों को मिलाकर देश के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नचित्त, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा निस्दिन आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना खाली न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि एवं समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा जो तत्व है वह है जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य देश का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य न हो तो देश की कल्पना असंभव है। पृथ्वी व जन दोनों के सम्मिलन से ही देश का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माँ है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से देश निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव
जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जन्म एवं भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि पर जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो इन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। इनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समय राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। राष्ट्र के स्वरूप का जो अंतिम तत्व है वह है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के
विटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में भी राष्ट्रीय जग के जीवन का सौंदर्य अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोना है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ ही इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये था निबंध राष्ट्र का स्वरूप, जिसे लिखा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो आपको यह निबंध, इसका वाचन कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।